पहला था उसमें functions and their derivatives. The first part of the test was related to functions and their derivatives. That was the first part. Okay. Second part was related to what you call as some ideas of coordinate geometry, and how to write equations of locus. Okay, that was the second part. And third part was some basic ideas related. Third part of the test was related to some basic ideas of trigonometry, which are required by all. So you can notice that we have covered these topics in even the CBSE course, which means कि आपकी जो बेसिक कोर्स है 11th में, उसको करने के लिए भी इन तीनों को करना जरूरी है. इसमें और भी आएंगे आगे, इंटीग्रेशन भी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आएंगी, और भी टॉपिक्स आएंगे, वेक्टर्स भी आएगा. ठीक है, कुछ चीजें हमें स्टार्ट में करनी पड़ती हैं, जैसे हम अब कर रहे हैं. कुछ चीजें बाद में करने से काम चल जाएगा. कुछ चीजें तो स्टार्ट में ही करनी पड़ेंगी, उनके बिना आगे गाड़ी, मतलब जैसे गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं ना, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी इनके बिना. तो फिर पेट्रोल बाद में भी भरा सकते हैं. इट इज लाइक दैट ओनली. ठीक है, तो बेटा ये फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स, और इनमें से अब टेस्ट के क्वेश्चन सारे इन्हीं से रिलेटेड थे. अब पहले तो आपके टेस्ट के डाउट्स लेंगे. टेस्ट के डाउट लेने का ये फायदा होगा, किसी को कोई भी इनमें से टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है तो वो अभी पूछ भी सकता है कि सर ये चीज मुझे पता नहीं चली है, तो ये अभी आप बता दो. ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बेटा. कल हम आगे फर्दर सिलेबस कराएंगे. ठीक है, और मैं फिर से एक बार काउंसलिंग कर रहा हूँ सभी बच्चों की, इस बात पे बिल्कुल ध्यान से सुन लो और अपने माइंड में इसको समझा लो बेटा. देखो अभी हम दो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं. एक तो जो पहली यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशंस. पहली यूनिट जो आपकी है, यूनिट एंड डायमेंशंस मेजरमेंट. तीन चीजें हैं उसमें, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, और कुछ एरर्स वाला पार्ट आता है. और सेकंड चीज है बेटा जो हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स. तो आउट ऑफ दीज टू, दिस इज लाइक अ स्मॉल आइलैंड इन दी वर्ल्ड. जैसे ये तो एक आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड लगा लो, आपने मैप में देखा होगा, है ना, छोटा सा आइलैंड है. और ये पूरा एक बाकी की दुनिया है. दोनों में ये कंपैरिजन है. दोनों कितने इंपॉर्टेंट है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस. Relative importance means as compared to each other, how important are they? Okay, as compared to each other, how important these two things are. This is just a small island in the on the map of the world, and this is the whole of the world except that island. तो क्योंकि ये बाकी की फिजिक्स है और ये एक छोटा सा पार्ट है, तो डायमेंशंस को अपनी जिंदगी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ना माने. कुछ बच्चों ने डायमेंशंस किया ही नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है. सैटरडे संडे को 2 दिन एक्स्ट्रा लगाकर, दो वीक्स एक्स्ट्रा लगाकर, 2 हफ्ते, एक सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे संडे से डायमेंशंस कवर अप हो जाएगा. वीडियो देखना है, डाउट्स लेने हैं. इट इज नॉट समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट कि आप उसकी चिंता करें. ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है. अभी आज का टाइम यह है कि जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस वीक में. ठीक है, अच्छे से. ठीक है, ताकि आपका आगे जो हम फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन का, उसको हम स्टार्ट कर पाए. तो पहले आप टेस्ट के डाउट्स लेंगे बेटा. कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे, तो अगर आपको टेस्ट में से कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप जितने मर्जी पूछ सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द टेस्ट डाउट्स. ठीक है, विच डाउट्स यू हैव टू आस्क. ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा. मुझे नहीं मालूम आपको क्या पूछना है, तो बताएंगे बेटा किसको डाउट्स पूछने हैं टेस्ट में से. यू ऑल हैव द फुल फ्रीडम, आप पूछ लो जो भी टेस्ट में से पूछना है. यू कैन आस्क. कोई पूछना चाहता है? क्वेश्चन नंबर बताना है, चैट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन भेजो. अच्छा हाँ, विदिता ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं. 1, लो पहले 1 पे जाते हैं बेटा. अब इसमें जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा ये तो बिल्कुल ही इजी है. 1 और 2, गेस द रिलेशनशिप बिटवीन. तो बेटा इसमें 2, 6, 10, 14, राइट. तो ये ऐसे आ जाएगा. देखो आपको लग रहा है कि ये साइंस का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ये साइंस का ही क्वेश्चन है. मैं आपको दिखाता हूं. तो बेटा अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, उसमें एक रो में x लिखा है, दूसरी रो में y लिखा है.
यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 और इनके सामने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा है 10। तो इसको हम वेरिएबल y बोल सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, y इज टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 8 है, और जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 10 है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन के अनुसार y और x को आपस में अगर हमें जोड़ना है तो ये तो सबको मालूम है, यहाँ पे y x के इक्वल तो है नहीं, y इज डिफरेंट, x इज डिफरेंट। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ 4 लिखा होता, यहाँ 6 लिखा होता, यहाँ 8 लिखा होता, तो हम लिख देते y और x में क्या रिलेशनशिप है। देखो रिलेशनशिप वर्ड को मेरे को लगता है बच्चे काफी सारे समझ नहीं पाते हैं, है ना। रिलेशनशिप का मतलब होता है एन इक्वेशन कनेक्टिंग द टू, दोनों में क्या इक्वेशन है जो आपस में उनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x, दैट इज अ रिलेशनशिप। इस इक्वेशन को ही हम रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये इक्वेशन मिल गई तो आपके पास रिलेशनशिप आ गई। तो अब आपको ये देखना है इनमें क्या रिलेशनशिप लग रही है, तो वो आपको गैस करना है। गैस, गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब y की वैल्यू 10 हो, तब जब x की वैल्यू 10 हो, तब y की जो वैल्यू वो आपको दी नहीं हुई है कितनी है, ठीक है। तो हम इनको देख के कितना अंदाजा लगा सकते हैं, तो इनको देख के हमें लग रहा है कि y और x में ये रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये लग रहा है कि नहीं। पर जरूरी नहीं है कि ये हो, इसलिए गैस वर्ड यूज हुआ है। हो सकता है कि बाद में जाके हमें कुछ और मिल जाए रूल, है ना, कि y और x में ये। तो मतलब अब आपको सिर्फ ये आंसर लिखना था, दिस वाज सपोज्ड टू बी द आंसर। नाउ व्हेन यू यूज, अब अगर आपने कंप्यूटिंग कभी पहले की है और पासवर्ड बनाए हैं अपने, तो सपोज आपने पासवर्ड बनाया गुरुज, ठीक है। एक बच्चे ने पासवर्ड बनाया गुरुज, गुरुज होता है ना चूज योर पासवर्ड, ठीक है, और 1 2 3 4, है ना, गुरुज 1 2 3 4 पासवर्ड बनाया। दूसरे बच्चे ने पासवर्ड बनाया गुरुज स्पेस 1 2 3 4, तो ये अलग पासवर्ड है, ये अलग पासवर्ड। अगर आपने बीच में स्पेस दिया तो कंप्यूटर के लिए तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर आपने सपोज हमने कंप्यूटर को कहा है कि x प्लस 2 इसका आंसर होना चाहिए, और आपने लिख दिया आंसर 2 प्लस एक्स, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर देखो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा आंसर ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स वर्क। कंप्यूटर्स के लिए ये दोनों अलग चीजें हैं। कंप्यूटर इज अ ब्रेनलेस चैप, कंप्यूटर डज नॉट हैव अ ब्रेन, इट हैज नो अंडरस्टैंडिंग, इट हैज नो इंटेलिजेंस। We cannot teach a computer intelligence. We can teach a dog. The dog has more intelligence than a computer. कंप्यूटर की इंटेलिजेंस लेवल 0, हाँ अभी करेंगे, सारी चीजों पे चलेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ कंप्यूटर इज 0, आप समझ गए ना क्या है। तो इसलिए ये जो शॉर्ट आंसर टेस्ट है, इसमें जो कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स देख रहा है उस रिस्पॉन्स को नहीं देखना है, ठीक है। हम इसको मैनुअली इवेलुएट करेंगे, ऐसे टेस्ट सिर्फ मैनुअली इवेलुएट हो सकते हैं, उसके बाद वो पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है। डोंट लुक एट द स्कोर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। चलो एनीवे, तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं, हाँ हाँ 6 7 आंसर्स वो बता तो दिया आपको बेटा, है ना। वो अभी सारे मैनुअली चेक होगा ना, तब रिजल्ट बनेगा। अभी रिजल्ट कोई आपके ग्रुप में आया रिजल्ट, जब वेन एवर वी गिव अ टेस्ट, सो आफ्टर दैट वी कंपोज अ रिजल्ट एंड देन यू सी व्हाट इज द रिजल्ट इन दैट। तो मैनुअली अभी आपका चेक होगा टेस्ट, उसके बाद पता चलेगा। सो नाउ अब इस चीज को जानते हुए आप क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो। ये मुझसे डाउट पूछा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक अब सेकंड वाला विदिता आप खुद कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। और सभी बच्चे बेटा मैसेज ओपन भेजें मुझे, ठीक है। डोंट सेंड प्राइवेट मैसेज, बिकॉज एवरीवन कम्स टू नो कि दैट ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए सर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है दैट उसमें भी आपको गैस करनी है रिलेशनशिप, है ना। यू जस्ट हैव टू गैस द रिलेशनशिप। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, रिलेशनशिप इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर। यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, तो आप देखो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1। तो सिर्फ अगर इतना सा देते तो आप लिख देते y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8। 4 का क्यूब 64 होता है, 11 का क्यूब इतना होता है। तो इसमें कहीं क्यूब तो नहीं कर रहे, ये हमें आंसर पता चलेगा कि कहीं इसमें क्यूब तो नहीं करते जा रहे। हमने एक पैटर्न को देखा, तो हम देखेंगे कि इसमें y और x में ये रिलेशनशिप है,
ठीक है, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को ही हम फंक्शन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को देख के हम क्या बोल सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पूरी फिजिक्स फंक्शन से भरी हुई है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 10th क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, 10th क्लास में ये पढ़ा है बेटा आपने रजिस्टर्स के बारे में, पढ़ा है ना रजिस्टर्स के बारे में 10th क्लास में। तो आप ये मत सोचना कि इसमें रजिस्टर को तो मैंने हवा में रखा हुआ है, फिर इसमें से करंट आई कैसे चल रहा है। बेटा करंट आई वैसे ये एक छोटा सा पार्ट है, सर्किट आगे और भी है कहीं, दिस अ सेक्शन ऑफ द सर्किट, अ पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो नाउ लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। क्या लिखते हैं हम, हीट प्रोड्यूस का क्या क्या एक्सप्रेशन होता है, तो हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, टी टाइम में कितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी रजिस्टर में, हम लिखते हैं इट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर कि जो H है वो I का, R का और T का, तीनों का फंक्शन है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है तब उन दोनों के भी, और किसी फॉर्मूला के थ्रू, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है ना, H I और R, तो H इज अ फंक्शन ऑफ I और R बोथ, H इज अ फंक्शन ऑफ I एज वेल एज R एज वेल एज T। तो अगर कहीं पर हम ऐसे लिख दें फिजिक्स में या मैथ्स में, H के साथ ब्रैकेट में ये लिख दें, तो इसका फिजिक्स में एक स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल अर्थ होता है कि भैया H की वैल्यू इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब मान लो 9th क्लास का कोई बच्चा, उसने ये फॉर्मूला देखा ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसको हम ये लिख कर दे देते हैं H ब्रैकेट I R T, तो 9th का बच्चा ये समझेगा कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो I R और T पे डिपेंड करती है, लेकिन उसको क्या नहीं पता होगा, उसको फॉर्मूला नहीं पता होगा। That 9th class student will not know what is the formula, whether the formula is this, ठीक है, IT upon R, whether the formula is I cube R square T cube, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, हाँ वो जिन्होंने डायमेंशंस पढ़ लिया वो समझ जाएंगे कि ये हो सकता है, लेकिन अब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता था, I square R T upon 4, नहीं, तो ये 9th के बच्चे को नहीं पता कि क्या फॉर्मूला आएगा, तो बस उसको ये मालूम है कि H इज रिलेटेड टू I R and T, मतलब हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर of resistance R depends upon I, R and T, three values। ठीक है, whole of the physics is full of functions only। ठीक है, अब ये देखो, आप ये एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कार है, ये जो ब्लैक डॉट है ये कार है और ये मूव कर रही है रोड के ऊपर। ठीक है, अब कार की स्पीड आप तेज और धीरे दोनों कर सकते हो, मतलब कार की स्पीड कभी हम बढ़ा देंगे, कभी ब्रेक्स लगाएंगे तो कम हो जाएगी। सो दैट बेसिकली मीन्स कार हैज एन एक्सेलेरेशन, कार हैज एन एक्सेलेरेशन। अब सपोज मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, तो जो सिंपल चीजें आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि ये कार का डिस्टेंस कवर्ड है, फिर अभी हम और पढ़ेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब टी टाइम में कार कितनी दूर चली जाएगी वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, सो दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट एस डिपेंड्स अपॉन यू, ए एंड टी, है ना, ये एस जो है वो यू, ए और टी पे डिपेंड करता है। आप कहोगे वो हाफ पे भी डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट है, हाफ इज अ कांस्टेंट, वी डोंट इंक्लूड इट हियर। ठीक है, तो जो हमने लैंग्वेज डेवलप की है उसके अनुसार एस क्या है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड करता है, यू के ऊपर, ए के ऊपर और टी के ऊपर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो होल ऑफ द फिजिक्स इज फुल ऑफ फंक्शंस ओनली। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। अब सब लोग भेज रहे हैं अपने आंसर्स, क्वेश्चंस, मैं कोई नहीं सारे डिस्कस करूंगा फिर आपको रिजल्ट देंगे। 20 क्वेश्चन मेरे पास आया है, 20 पर जाते हैं बेटा, देखना 20 क्वेश्चन कहां पर है। लेट अस फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट वन सेकेंड, आई विल नीड टू डू वन स्मॉल थिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस सी, जस्ट अ मिनट, है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर।
ये है बेटा देखो, if we write the equation of a straight line through the point 2 comma 3 and having inclination then the value of b, तो अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे कुछ डिस्कस करने का मौका लगेगा। अब 2 comma 3, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रीन चेंज करने में मुझे 7-8 बार कीज दबानी पड़ती हैं, तब ये चेंज होता है। चलो एनीवे देखना बेटा, अब इसमें क्या है कि बिफोर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन, 10th से आपको मालूम है और हमने थोड़ा डिस्कस भी किया यहाँ पर, यदि हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यदि हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इस टाइप की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। पहले तो आप ये समझ लो कि एक्स वाई प्लेन में कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, इनफाइनाइट। अगर एक्स वाई प्लेन में आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने एक रेड कर दिया, अब मैं ग्रीन कर रहा हूं, कोई भी, तो क्या ग्रीन वाली एक्स वाई प्लेन में ड्रॉन एक स्ट्रेट लाइन है? क्या रेड वाली भी एक्स वाई प्लेन में ड्रॉन स्ट्रेट लाइन है? क्या ये ब्लू वाली भी कोई स्ट्रेट लाइन है? तो हर स्ट्रेट लाइन जो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे उसकी इस टाइप की एक इक्वेशन आती है। पहले तो ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिक्स कर रहे होंगे, जब भी आपको ग्राफ्स करने होंगे, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, अगर आपको किसी भी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनाकर दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इस टाइप की कोई उस स्ट्रेट लाइन को दिखाने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली इस टाइप की एक इक्वेशन जरूर है। यही नहीं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहती है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी कर्व अगर हम बनाते हैं, अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी कर्व बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल की भी कोई इक्वेशन है, लेकिन वो ऐसी नहीं आएगी, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन की आएंगी। सर्कल की इक्वेशन बच्चे पूछ रहे थे, मैंने बता दी थी आपको कैसी आती है, ठीक है। फिर हम बाद में जाके इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। ये तो हेक्सागन बन गया, आप पूछोगे हेक्सागन की भी इक्वेशन आती है? हाँ, हेक्सागन की भी आ सकती है, 6 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, उनकी इक्वेशंस बन जाएंगी। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब क्या है, दम कहने का मतलब इज कि पहले हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस की, जब आपने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पूछा, तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, in order to solve questions related to straight line, you must know that if I draw a straight line, what is the meaning of inclination of this straight line? Inclination of any straight line means, जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू करना है, स्ट्रेट लाइन तक जाएंगे, जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देन द सेकंड थिंग इज व्हाट यू मीन बाय द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आएगा और कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब ये दो चीजें हम पहले समझा चुके हैं, तो अब नहीं समझाएंगे, हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अब अगर आप 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ाई है, मैं 9th वाले बच्चों को ये चीज पढ़ाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे y एक्सिस बना दिया, ऐसे x एक्सिस बना दिया, और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बेटा यहाँ पर, सपोज ये 1 2 है और ये 1 2 3 है, तो सपोज मैं ऐसे और ऐसे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है 2,3, जो आपका क्वेश्चन है उसमें कौन सा पॉइंट था? 2,3, ठीक है। अब 2,3 पॉइंट में से कितनी स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं? कितनी पास हो सकती हैं 2,3 पॉइंट में से? इसमें तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस पास हो जाएंगी, है ना। हर स्ट्रेट लाइन की अलग इक्वेशन आएगी, every straight line will have a different equation. Now out of the infinite straight lines which pass through 2,3 में से पास होने वाली जो infinite straight lines है, उनमें से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है 1, जिसकी इंक्लिनेशन π/2 है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है बेटा? इंक्लिनेशन π/2 करने के लिए ये वाली स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो मैं आप ब्लू वाली बनाई है, इसका देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, π/2, ऑल्सो कॉल्ड एज 90 डिग्रीज। अब अगर हमें रेडियंस नहीं मालूम था, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो वो रेडियंस हमें सीखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कहाँ आएगा? आपको मुझे एक व्हाट्सएप करना है, जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया था, हम आपको एक लिंक भेज देंगे, जिस लिंक में
रेडियंस के बारे में डिस्कशन हुआ है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको पाई बाई 2 क्यों बोलते हैं. 90 डिग्री एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2 एंगल. ठीक है, पाई बाई 2 रेडियंस. तो अब आपको ये पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन, ये ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है. अब ये 9th में बताते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि वर्टिकल है, कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि वर्टिकल है तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, कौन बताएगा? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी ब्लू वाले की? देखो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या स्पेशल बात है, अगर हम यहां पर हैं तो ये यहां चले जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 2, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हो सकता है 5 हो गया हो. अगर हम यहां चले जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट तो 2, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया होगा, मे बी 1 हो गया होगा या 2 हो गया होगा. मतलब आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे कहीं पर भी जाएं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप चाहे कहीं पर भी जाओ, जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही रहेगा. और y कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. अब y कोऑर्डिनेट 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, -1 भी, 2 भी. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर y के साथ 0 आएगा. अदरवाइज आपको क्लास 9th में ये चीज सिखाते हैं कि अगर आपके पास एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास एक वर्टिकल मतलब y एक्सिस को पैरेलल, अगर कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हमेशा ऐसी आएगी, x इज इक्वल टू, इसकी आएगी x इज इक्वल टू 2. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 4 वाले पॉइंट में से कोई स्ट्रेट लाइन पास आ रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 4. सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में बहुत जल्दी, तभी ये रिवाइज करा है. यदि एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखनी है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, बिकॉज y कैन बी एनीथिंग ऑन इट. ठीक है, अब जब आपने इसको देख लिया तो अब आप इस क्वेश्चन में बड़े आराम से समझ सकते हो कि b की वैल्यू कितनी आएगी. b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0. ठीक है, तो क्योंकि x इज इक्वल टू 2 को घुमाकर ऐसे लिखना है, किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में. वी मस्ट राइट x इज इक्वल टू 2 इन दिस फॉर्म. ठीक है, ax प्लस by, तो a के साथ क्या बना 1, b के साथ क्या बना 0 और c क्या बना, c आया -2. कुछ भी फाइंड करना होता हम कर सकते थे. क्लियर है, बिल्कुल ही आसान है. अब इसको देखना बेटा, ये वाली लाइन को भी देख लेते हैं साथ साथ. इफ अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इफ अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन विल इट हैव. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर हर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 आएगा. सपोज हम यहां से यहां चले गए, यहां पे भी y कोऑर्डिनेट 3 है, यहां पे भी y कोऑर्डिनेट 3 है, यहां पर भी, यहां पर भी. तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, हमेशा 3. x कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. वर्टिकल लाइंस के लिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब इतना पता होने के बाद हम ये बोलते हैं बेटा, शुरू में मैंने क्या बताया था, xy प्लेन में हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, xy प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उसकी इस टाइप की इक्वेशन आती है कि नहीं. xy प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उसकी एक ऐसी इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी. ठीक है, तो y एक्सिस क्या xy प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, y एक्सिस, y एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन इन दी xy प्लेन. अब जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, कोई और नहीं. विदिता आप बताओ y एक्सिस की क्या इक्वेशन आएगी, क्योंकि y एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी भी ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक विल बी द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस. हाँ, चैट बॉक्स में लिखकर भेज दो. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस. y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहां पर हम किसी भी पॉइंट पे रहेंगे तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 0. y एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 0. ठीक है,
समझ में आएगा? ऐसी आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल और इसके, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। लाओ आप क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं, उसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। देखना बेटा, when we write down the equation of the straight line through which point -1, -1 and theta is equal to, okay, इसमें क्या मुश्किल है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते समय ये सख्त इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि डायग्राम्स बनाने के हैबिट मत रखो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अर्थ ही होता है कि बिना डायग्राम से मुक्ति मिल जाए आपको। तो ऑल्दो डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआती स्टेज है आपकी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये -1 x और ये तो 1 है ना, तो हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं x को, ये y -1 है, तो कौन सा पॉइंट आएगा? -1, 1 ये वाला पॉइंट आया। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज a, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, इस पॉइंट में से कितनी स्ट्रेट लाइन जाती हैं? इस पॉइंट में से कितनी स्ट्रेट लाइन जाती हैं? बहुत सारी जाती हैं। मेनी स्ट्रेट लाइंस पास दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स -1, -1। अब हमको इस स्टेटमेंट मैं जानबूझ के इसको गलत बना रहा हूं, हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है, हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है इस पॉइंट में से जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? 135 डिग्री। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 135। अब थीटा क्या होता है? थीटा इज बेसिकली द स्लोप, समझ में आपको? तो थीटा तो स्लोप होता है। तो क्या हम इस लाइन को ऐसे बना सकते हैं? अब आप कहोगे कि ये एंगल 135 बन सकता है, ये नहीं तो, पर ये वाला एंगल जो है ये स्लोप नहीं होता, ये वाला एंगल ये स्लोप नहीं होता। तो अगर आपको करेक्ट बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, स्लोप ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे चल के बेटा, ऐसे। जब ऐसे बनाएंगे तब पॉजिटिव साइड से ये वाला जो एंगल आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 135 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन can't take like this कि ये वाला एंगल 135 कर दें हम। You cannot take this line because theta means यहां से एंटी क्लॉकवाइज में जाके यहां तक जाओ। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि बेटा कौन सी लाइन है, ये और ये, तो एंगल तो सेम ही है ना दोनों के बीच में, चाहे आप यहां से बना दो, इसको आप खूब बड़ा बना दो ऐसे, और ये वाला एंगल निकाल रहे हैं बस, और क्या है, ठीक है। तो ये वाले एंगल को थीटा को 135 लेना है। अब इससे क्या इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की? क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन में x भी चाहिए y भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे ले लो x, y, ठीक है। अब आफ्टर नोइंग थीटा वी कैन डिटरमिन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। थीटा की वैल्यू मालूम होने के बाद स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का? tan of theta. After knowing the angle theta we can determine the slope of the straight line. स्लोप कितना आएगा? tan of theta. तो अब tan 135 डिग्रीज, अब ये भी आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 35 135 डिग्रीज कैसे फाइंड करना है। उसके लिए पहले 135 को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आप सोचो कि ये जो tan 135 की वैल्यू है ये पॉजिटिव आंसर होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? तो अभी तो मैंने इसको बस ऐसे लिखा है, कुछ भी नहीं किया, 135 को 90 + 45 लिख दिया, ठीक है। तो tan 90 + 45 हैज टू हैव अ नेगेटिव आंसर, माइनस होना चाहिए कि नहीं इसका आंसर, जो भी यहाँ पे आएगा नंबर, ठीक है, आंसर तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे उसके लिए आपको बस यही सोचना है जो हमने मेथड बताया कि ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। अगर ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज, if this is odd multiple of 90 then change means tan की जगह cot आ जाएगा, ठीक है, tan की जगह cot। अब 90 का काम हो गया, ठीक है, और 45 को हम यहां पर लिख देंगे 45 डिग्रीज, दैट्स ऑल। तो अब ये आंसर है। अब cot 45 हमें मालूम है 1 होता है और ये -1, तो यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आया?
-1, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अब ये समझना है बेटा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हो, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के कांस्टेंट रहने का मीनिंग क्या है, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट रहने का मीनिंग क्या, मतलब जितनी भी फिजिक्स के चैप्टर में जरूरी बात होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं फिजिक्स में, उनको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन के स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो ये आपकी बोट है और इस बोट से आप पूरे ओशन को क्रॉस कर सकते हो। Just try to understand what we mean by the slope of a straight line. When you draw any straight line in the xy plane, when you draw any straight line in the xy plane, then it needs to have a slope. तो उसका स्लोप निश्चित तौर पे होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और जो स्लोप होगा, एक टाइप की स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम नहीं निकाल सकते जब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, वो तो आप समझते हो, क्योंकि स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। अब tan ऑफ 90 तो डिफाइन ही नहीं है, तो हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, बाकी सबका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी तो इसका थीटा 0 है, ठीक है, इसका स्लोप 0 आएगा, क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन, थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो tan ऑफ थीटा फॉर दिस ग्रीन लाइन स्लोप इज 0, थीटा 0, tan 0 0। क्लियर है बेटा, बिल्कुल ही ईजी है। अब आप ये देखो कि हमें पता चल गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, लेकिन स्लोप का अर्थ क्या है, वही मैं बता रहा था, समझना पड़ेगा कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लेते हैं और उनसे जब स्लोप निकालते हैं तो एक ही वैल्यू आती है। तो अगर हम P से और A से स्लोप निकालेंगे, P से और A से स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P से और A से स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ। P से और A से स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास आएगा y -1, क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ठीक है, और x -1, x -1, तो ये आ गया y +1 अपॉन x +1, क्या आ गया, स्लोप आ गया। लेकिन स्लोप और कितना है, स्लोप तो -1 है, तो ये भी स्लोप है, ठीक है, y +1 अपॉन x +1 भी स्लोप, ये भी स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ही है। अब आप देखो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन वो होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज क्या है, वही तो डेफिनेशन होती है ना, जिससे हमें पता चल जाए ये चीज क्या है। जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, व्हाट इज नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर, तो हमें पता चल गया ना क्या है। व्हाट इज वर्ब, जिसमें एक्शन के होने का पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट से स्लोप सेम आएगा। ये डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की, आपको नहीं पता तो याद कर लो, फिर इसको बताएंगे क्यों डेफिनेशन ये। तो ये कितना आ जाएगा, -1। ये आ गया बेटा समझ में। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इस एग्जांपल को करके कि स्ट्रेट लाइन की ये डेफिनेशन क्यों है, ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ। तो y +1 कितना आया, x -1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है ax + by + c = 0 फॉर्म में, जिसको हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो x को इधर ले जाओ, y तो पहले से उधर है, और +2 = 0। यही इक्वेशन आई बेटा, बताओ, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई तो अब इसमें से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की या बी की या सी की, किसकी निकालनी है, निकाल लो। वही देखना है आपको कि ए की निकालनी है, बी की निकालनी है या सी की निकालनी है। तो इसमें हमें निकालनी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, अंडरस्टूड। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट अ मिनट। ओके, आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लोग कहेंगे जो सीधी दिखती है वही डेफिनेशन होती है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसे बोलते हैं बेटा, देखो, कोई बोले ना बोले, मैं तो बोलता ही हूँ, मुझे क्या लेना देना, ठीक है ना।
अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी कर्व बना दें, कर्व मतलब कोई भी फिगर बनाओ, ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे मैंने सर्कल बना दिया मान लो, हम ओवल भी बना सकते हैं, आई होप इट बिकम्स ओवल, इट बिकम्स ओवल को बाद में जाके पता चलेगा इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स, ठीक है, और इसको सर्कल बोलते हैं, पता ही है। तो एक और बना दें, पैराबोला बना दें, ये पैराबोला बना दिया हमने, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कर्व्स हैं एक्स वाई प्लेन में। अब इनमें से किसी में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? कि अगर आपने इस पे 2 पॉइंट्स लिए कहीं पर भी, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, तो अगर आप इनसे स्लोप निकालते हो, स्लोप निकल जाएगा, निकल जाएगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करना है, इन दोनों से स्लोप निकल जाएगा, निकल जाएगा। इनसे स्लोप निकल जाएगा, निकल जाएगा। पर क्या कोई भी 2 पॉइंट से स्लोप निकालें तो इस सर्कल के लिए क्या वो स्लोप हमेशा सेम वैल्यू आएगी? आंसर इज नो, ठीक है। अगर हम इसमें से करें, बेटा बताओ, पैराबोला में से अगर हम यही चीज करने की कोशिश करें, if you try to do this with parabola, because when you want to understand physics through calculus, then you have to learn about this slope. इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो पैराबोला का, फिर इन दोनों से निकालो, फिर इन दोनों से निकालो, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से निकाल सकते हैं। क्या हमेशा सेम नंबर आएगा? आंसर इज नो, इससे नो। तो हम ये सोचते हैं, हम ये पूछते हैं, क्या कोई ऐसा भी कर्व होता है, कोई ऐसा कर्व होता है जिसमें अगर हम कोई भी 2 पॉइंट से स्लोप निकालें तो सेम ही आए? अगर होता है तो वो कैसा दिखता है? तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैन वी ड्रॉ अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन? ठीक है। अब आप कहोगे हमें ऐसा पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, ऐसा कर्व होता है कि नहीं? तो जब यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाओ तो 90% लोगों को तो यूनिफॉर्म मोशन क्या यही नहीं पता होता हिंदुस्तान में सही है ना? ठीक है, सब लोग बोल देते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी कराएंगे ना बेटा, सारी फिजिक्स यूनिफॉर्म मोशन से शुरू होती है। तो आज मॉर्निंग में यही डिस्कशन हो रहा था हमारे घर में ब्रेकफास्ट के ऊपर, माता श्री के साथ, ठीक है, एंड वाइफ के साथ। आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट साइंस ग्रोज एंड थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है। सो साइंस वाज स्टार्टेड बाय न्यूटन, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग दैट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, then at that time what happened, something nasty happened where he was a student in the university, so he left, he had to leave the university for 8 months, है ना? क्यों? आपको मालूम ही होगा, प्लेग फैल गया था। अब स्कूल के अंदर तो एक टाइम टेबल होता है, आपको वो टाइम टेबल आपके ऊपर शिकंजा करके रखेगा। अब पीटी करने जाओ, आई डोंट नो वेदर न्यूटन के टाइम में शॉर्ट्स पहन के पीटी होती थी या नहीं होती थी, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, है ना? और कुछ कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ती होगी, है ना, सेवा पानी स्कूल की। तो ही वाज स्टडीइंग इन अ वेरी गुड प्लेस, एंड पीपल डोंट इवन नो हु न्यूटन वाज, व्हाट न्यूटन डिड, डोंट इवन नो। But every moment when we live, some contribution of Newton is there. Like 500 years from now, people will say coronavirus changed the lives of the human beings. So just in the same way Newton changed our lives, but 500 years from now, people won't know how coronavirus changed their lives. ठीक है। तो अभी न्यूटन ने हमारी लाइफ को चेंज किया लेकिन हमें नहीं पता। तो अगर ये उसके टाइम में भी लॉकडाउन हो गया था, न्यूटन के टाइम में भी, ही हैड टू गो टू हिज विलेज, जहाँ पे स्कूल की एक्टिविटी सब खत्म हो गई और अब आप आजाद पंछी बन गए, अब आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सोचो। तो आप लोगों के साथ वही हुआ है, आप लोग सब आजाद हो गए हैं, ठीक है। यू कैन रीड एज मच एज यू लाइक, स्टडी क्लोजली, आस्क क्वेश्चंस, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नहीं तो इतने कोई डाउट्स ही नहीं पूछता है बच्चा क्लास में जितने आप। अब क्या करना है, सीरियल नंबर 1 2 7 8 21 25, कुछ नहीं, सीरियल नंबर भेजा टीचर को। अब ये प्रॉब्लम टीचर की है, वो डाउट कैसे लेगा? ठीक है। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जस्ट लाइक इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूटन। न्यूटन ने जितनी भी अपनी रिसर्च थी वो तब, जब उसको स्कूल से 10 महीने की छुट्टी मिली थी, 8 महीने की, तब वो कर डाली अपने गाँव में बैठकर, ठीक है। तब सारी रिसर्चेस तभी हुई थी न्यूटन की। तो आप लोगों के साथ भी यही है। और मैं आपको 100% एक चीज बता रहा हूँ बेटा, अगले साल तक तो पक्का स्कूल खुल जाएगा, अभी तो शायद 4 महीने 5 महीने नहीं खुलेगा। और आपका आईआईटी का एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस पक्का होगा 2022 में, पक्का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और यही सिलेबस आएगा। आप सोचोगे सिलेबस कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, सिलेबस मान लो थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक्स कम कर देंगे, 5-10 टॉपिक्स कम कर देंगे, 3 महीने का सिलेबस कम कर देंगे, मान लो। अभी वाला नहीं कम होगा
जो अभी पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल है। तो फिर कंपटीशन क्या कम होगा? क्या उसमें स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे? कोरोना वायरस इज गोइंग टू रिमूव सो मेनी स्टूडेंट्स? द आंसर इज नो। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपना फोकस काम के ऊपर बना लो, सीखने वाली चीजें हैं, इनको सीखना है। डोंट होप लॉकडाउन विल बी ओवर, इट विल नॉट बी ओवर वेरी सून, आई एम टेलिंग यू, 3-4 मंथ बस पढ़ाई करेंगे, ये जरूरी है। और दूसरे लोग आपसे कंपटीशन में आगे निकल जाएं, उससे बेटर कि आप अपना काम करते रहो। तो अब दोबारा फिजिक्स में आते हैं। देखना बेटा, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या बनी? स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन जिसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट से स्लोप की वैल्यू सेम आती है हमेशा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बाद में यूज करेंगे, और इसको यूज करने की वजह से हमें काफी चीजें समझ में आएंगी जो दूसरे लोग कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते उन्हें समझ में आए। ठीक है, चलो अभी और क्वेश्चन मेरे को जो भेजा है 24, मैं 24 क्वेश्चन कराता हूँ। 24 कहाँ पर है? ये रहा बेटा, देखना। तो ये आई थिंक 22 होगा, ये 23 होगा, ये 24 होना चाहिए आई गेस। ठीक है, तो आई थिंक सम जिसने भी सारे क्वेश्चन पूछे उसको स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो जानी चाहिए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the origin and making an angle of 45 degrees with the x-axis if the line lies in first and third quadrant? ठीक है, आसानी है क्या, अभी बता देते हैं आपको। अब इसमें देखो इंक्लिनेशन नहीं दी हुई है आपको स्ट्रेट लाइन की। Okay, I think some of you have not seen the question, so let me just show. What is the slope of the straight line which passes through the origin and makes an angle of 45? क्या इसमें इंक्लिनेशन दी हुई है? ये 45 डिग्रीज इंक्लिनेशन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्रीज इंक्लिनेशन है या नहीं? तो आप एक बार डायग्राम बना के विजुलाइज कर लो। ऐसा है बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है। अब आपको दिया है कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, और वो देखो अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो ये वाला एंगल 45 डिग्रीज इन्होंने दिया हुआ है, तो ये ही स्लोप आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड के साथ एंगल है। ठीक है, अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो स्लोप निकल जाएगा, स्लोप आएगा 1। अब हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? अब इक्वेशन में तो एक्स वाई आएंगे, तो एक्स वाई तो यहाँ कहीं है नहीं, तो हम बना देते हैं एक्स वाई। मान लो ये एक्स वाई कोई भी एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से स्लोप कितना आना चाहिए? इन दोनों से स्लोप सेम ही तो आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ये बेसिक गुण होता है। तो इक्वेशन क्या बनी? ये तो वन एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन हो गई। अब चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, जो आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे लिख दो। इन्होंने क्या पूछा है? स्लोप निकालना है, तो स्लोप तो 1 ही आ गया। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है ना बेटा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, ये दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड में लाई करती है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 भी डाउट है, लाओ क्वेश्चन नंबर 25 भी करते हैं। नो वरीज आर देयर, प्लीज लर्न टू राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल अच्छे से भर लो कि स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा कर्व होता है कि अगर हम उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पे भी दो पॉइंट्स उठाएं और उनसे स्लोप निकालें तो वो सेम आएगा, और किसी कर्व में ये गुण नहीं होता है। ठीक है, 25, okay, let us see 25, where is 25? This is your question number 25. इसमें क्या दिया बेटा? If y is equal to 7x to the power 2 by 5, then the power of x in dy by dx, तो आपको इसमें dy by dx निकालना है बस, और क्या है ना? dy by dx 7x to the power 2 by 5। देखो जिन्होंने पहली बार किया है, कुछ बच्चे ये चीज पहले कर चुके हैं, कुछ 10th के बच्चे 11th की मैथ्स पढ़ रहे हैं वो भी कर चुके हैं। ठीक है, उनको लगेगा ये तो बहुत सिली है। ठीक है, तो यही तो फायदा है, आपको सिली लगने लग जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन जिनको नहीं आता उनके साथ एक बार करना जरूरी है। ये तो बेटा y अगर हम पूछें कि y में x की पावर क्या है, तो हम कहेंगे y में x की पावर 2/5 है, लेकिन हमें y में x की पावर थोड़ी बताना है, हमें dy by dx में x की पावर बताना है। इसमें x की क्या पावर है, तो पहले dy by dx निकालो, dy dx ऑफ y, dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ y। सेम चीज, एक ही चीज को कहने के दो तरीके।
dy by dx is equal to d by dx of y. But now what is y? y is this, ये y है। अब इसमें से क्या है, कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है, उसका तो कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, कांस्टेंट को तो बाहर कर दिया। अब आगे ये 7, इसका dy dx करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिख दें बेटा, dy by dx इज इक्वल टू, क्या रूल बताया था, पहले आप पावर को नीचे लिख दो, फिर आप पावर में से 1 को माइनस कर दो। पावर को नीचे लिखना है और फिर पावर में से 1 को माइनस करना है, तो आंसर आ गया -3/5। अब ये dy by dx है, ये dy by dx है, इसमें x की पावर कितनी आ रही है, इसमें x की पावर आ रही है -3/5, सो दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर। हो गया, ये वाला डिस्कशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे भी चले जाते हैं। वाई कैन नॉट टेक, एक बार फिर से है ना, अभी गए थे थोड़ी देर पहले, तो इनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार फिर से रिविजिट, तो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो ये ऐसे है बेटा, 21 में अभी हमने, हाँ देखना बेटा, when we write down the equation of the straight line passing through -1, -1 and theta is equal to a is equal to 135। अच्छा चलो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, हरदीप आप एक बार देखना, ये वाला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो हरदीप ने पूछा इसमें हम a को -1 क्यों नहीं ले सकते। मैं बताता हूँ, ये -1, 1 पॉइंट है। पहले तो ये समझना कि हम कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, जो 135 डिग्रीज का स्लोप रखती है। ये वाली स्ट्रेट लाइन 135 डिग्रीज का स्लोप नहीं रखती, चाहे ये एंगल 135 हो जाए, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चलना है। घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे नहीं, घड़ी तो ऐसे चलेगी। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर है ऐसा। ठीक है, तो यहां से चल के हम यहां जाएंगे, तो ये तो 135 नहीं बना, क्योंकि यहां तक ही 90 बनता है, यहां से फिर और आगे जाना है। तो ये इस डायरेक्शन के साथ, जहां पे स्ट्रेट लाइन कट कर रही है ना एक्स एक्सिस को, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बना लो और फिर यहां से ऐसे जाओ 135 तक, तो ये इसका, अब इसका स्लोप आ जाएगा आपके पास, m इज इक्वल टू tan ऑफ 135। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर मैं तो a+1 ही कह रहा था, पर वो आंसर की में -1 दे रखा है। आंसर की में -1 दे रखा है, अभी चेक कर यस दे, सर। वो मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, मेरे को तो अभी भी याद नहीं कि आपने क्या दे रखा है और इसमें आना क्या है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान नहीं रहता बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो चलो अभी चेक करते हैं -1 आ रहा है या +1। ठीक है बच्चे, फिर तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, गुड दैट यू कॉल्ड एंड टोल्ड मी। तो ये एक्स वाई, तो हमने यहाँ ये -1 था ना, तो हमने अभी लिखा था y+1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू -1, so then -x-1 -x-1 प्लस, है ना, x+1 इज इक्वल टू -1, तो -x-1 साफ साफ कर ही देते हैं सबके लिए, y+1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू -1, सो y+1 इज इक्वल टू -x-1, तो हम करेंगे x+y+2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। हाँ, अब आप कह रहे हो कि इसमें आंसर की में क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। आंसर, इसमें आंसर तो बनता ही 1 है, a is 1, a is not equal to -1, if it is given -1 in the answer key then it is not good, अच्छी बात नहीं है, गलत है। तो वो चेक कर लेंगे, अभी मैंने आंसर की बनाई नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग इसकी वो वाली आंसर की तो वैसे ही हम इतने जल्दी जल्दी में डाल दी। ठीक है, आंसर की तब बनेगी जब मैं इसको चेक करूंगा, तब मैं ध्यान से एक बार सारे आंसर निकाल कर और फिर दोबारा से चेक करूंगा, तो इसमें a की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, डाउट इज क्लियर हरदीप का, वाई वी हैव टू टेक, वी कैन नॉट नहीं, वी हैव टू टेक a as +1। ठीक है, a has to be taken as +1, if we take a as -1 in this then it will be totally wrong। ठीक है, वी विल गेट सम अदर स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 ध्रुव ने पूछा है, लाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे भी जाएंगे जरूर अवश्य। लाओ देखना बेटा, मैथमेटिकल टूल्स के सारे लेक्चर सब लोग अच्छे से मास्टर कर लो, बाकी मेरे को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, कि
आपको क्या आ रहा है, डायमेंशंस और एरर सबको सिखा देंगे, उसमें कुछ वरी की बात नहीं है। ये नहीं सिखा पाऊंगा मैं दोबारा आपको, ठीक है। अगर ये अभी नहीं सीखा तो आपके पास कोई कैचिंग अप है ही नहीं। कंप्यूट कॉट 300 डिग्रीज, लाओ फिर, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बार हमारा सारा ही रिवीजन हो जाएगा कि हम एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एंड आई थरोली वांट दैट इट शुड बी रिवाइज्ड। तो बेटा कॉट ऑफ 300 डिग्रीज, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो मेरी भाषा समझ में अगर आपको आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करने में फर्स्ट स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप ये आएगा हमेशा ही कि जो 300 डिग्रीज है इसको हमें ब्रेकअप करके लिखना है। कैसे लिखना है बेटा, मैं फिर से सारा बता रहा हूँ जो मैंने लेक्चर में बताया था। इसको हमें 90 की टर्म्स में ब्रेकअप करके लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2 प्लस 120 आ जाएगा, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 की टर्म्स में लिखना है इसको, 90 इंटू 1 प्लस 210, है ना। कॉट ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 210 ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, इसको नेगेटिव बना दो तो ये बढ़ता ही जाएगा, है ना। चलो मेन बात क्या है, 300 को ब्रेकअप करके लिखना है ऐसे, 90 तो आएगा ही और समथिंग यहाँ पे आना चाहिए। और प्रेफरेबली क्या होता है, प्रेफरेबली जरूरी है कि दो में, हाँ बोलो बोलो। जरूरी है 2 में ब्रेक करना है कि 3 में भी हो सकता है? 2 में करो, ठीक है। ओके सर। और करना ऐसे है हमेशा, मतलब पता क्या बेटा, एक चीज को करने के कई मेथड्स होते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एक मेथड से स्टिक करना चाहिए। अब अगर आप सपोज कोई और बुक पढ़ लोगे, वहां पे कुछ और दिया होगा, तो आपको और भी कई चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज को सबसे बढ़िया रफ में 300 से डिवाइड कर दो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लो। तो 93 जा 270, तो ये आ गया आपके पास, है ना। तो हम सबसे अच्छा रफ में इसको डिवाइड करके ऐसे लिख देंगे 90 इंटू 3, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, दो में ही करना है, 90 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस समथिंग। ये वही तो है जो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करते हैं लास्ट ईयर, वैसे ही किया हमने। 90 इंटू 3 प्लस 30, ट्राई टू हैव दिस एंगल। वैसे तो हम 300 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओके है, लेकिन ऐसे लिखना क्या गलत है, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या कॉट 300 की वैल्यू आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। क्या इसको हम 3 में ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या उससे भी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन प्रेफर्ड क्या है, प्रेफर्ड ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। प्रेफर्ड ये है, ऐसे करने से आसानी से काम होगा। तो ट्राई टू हैव दिस एंगल लेस देन 90 और इक्वल टू 90, less than 90 or equal to 90. So this is not less than 90 or equal to 90. It is more than 90. So write 300 in such a way it is 90 into something, 90 into something plus something, ठीक है। चलो इस फॉर्म में लिख दिया। अब आगे कुछ नहीं है, आगे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है कि अगर cot 300 डिग्री निकालना है तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पहला स्टेप ये है। तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट्स को देखना पड़ेगा, ऑल साइन tan कोसाइन, ऑल positive, sin positive, tan and cot positive, and cos and secant positive। ये तो सबको आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पहले चेक करो 300 डिग्रीज कहाँ आएगा, 90 डिग्री तक यहाँ, 180 तक यहाँ, 270 तक यहाँ, तो 300 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 300 डिग्रीज। तो यहाँ पे कॉट पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए भैया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। तो दिस वैल्यू हैज टू हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव तो आएगा, ये तो हमें पता चल गया, माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। उसके लिए आपको चेक करना है ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो इस को हटा दो। को हटाने से क्या बन जाएगा, यहाँ टी बन जाएगा, कॉटेंजेंट का टेंजेंट बन जाएगा। यही बताया था ना, को नहीं है तो को लगाना होता है, को है तो को हटाना होता है। कब, जब यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल है। अगर यहाँ 90 इंटू 4 होता तब हम यहाँ पे कॉट ही रखते, को नहीं हटाते। यहाँ ऑड मल्टीपल है ये 90 इंटू ऑड नंबर, तो कोटेंजेंट का टेंजेंट बन गया। अब इसका काम खत्म, अब ये 30 को यहाँ लिखना है, दैट्स ऑल। अब ये कितना आएगा, tan 30 इज 1/√3, सो कॉट ऑफ -300 डिग्रीज इज -1/√3, ठीक है। दैट इज हाउ वी हैव टू डू दिस। एंड मोस्टली फिजिक्स में 180 डिग्री तक के एंगल आते हैं, 180 डिग्री। स्कूल एग्जाम में क्या आता है, बस आपको कॉस
120 cos 150 की जरूरत पड़ जाएगी, या tan 120 tan 150 की जरूरत पड़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मेंस में आपको 225 डिग्री 300 डिग्री तक की पड़ सकती है। ठीक है, तो लेकिन इतना इजी है और सब बच्चे सीख सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सो देयर शुड बी नो डाउट इन आवर माइंड रिगार्डिंग दिस। ओके, आगे चलते हैं बेटा। देखो आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 हो गया। 20 23 और 18 हो गए हैं अभी डिस्कस, या कोई बचा है? 20 23 ओके 21 देख लेते हैं। लाओ देखो देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन डिस्कस करो और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइम है बहुत। ठीक है ना, तो आराम से करो। ये आ ही गया 20 यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस डू 20 ऑल्सो कॉल्ड 20। ठीक है, ये नहीं हुआ हमारा डिस्कस, हो गया ना? ये तो हो गया डिस्कस, आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, आगे देखें। 21 के 21। ठीक है, 21 क्या आएगा बेटा देखना, ये भी हो गया। चलो ठीक है। 23 देखो हुआ कि नहीं हुआ। 23 भी अगर नहीं हुआ होगा तो अवश्य करेंगे। हाँ, ये वाला नहीं हुआ है ना। राइट डाउन द पार्स ऑफ द टू टर्म्स। तो हो सकता है बेटा आपने जो आंसर लिखा वो मैच ना किया हो। ठीक है, तो अगर आपको आपका आंसर मैच नहीं किया तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आंसर की इसकी अच्छे से बनाकर भेजेंगे, आंसर की आएगी आपके पास, डोंट वरी। तो हमको दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये तो y है। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव में दो टर्म्स कह रहे हैं ये आएंगी, एक यहाँ एक यहाँ। उनमें जो x की पार्स हैं वो बतानी है। ठीक है, उनमें जो x की पार्स हैं वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो क्योंकि आप शुरुआत में हैं तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए ऐसे लिख दें बेटा इसको, इस x टू द पावर 2 को हम ऊपर ले जाते हैं। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 2x। पहले इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, नेक्स्ट का डी बाई डी एक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट का डी बाई डी एक्स 0 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब ये बन गया 2x माइनस 2x टू द पावर -3। तो क्या क्या पावर्स आई, इसके अंदर तो पावर आ गई 1 और इसके अंदर पावर आ गई -3। ठीक है, इसके अंदर पावर आ गई 1, इसके अंदर पावर आ गई -3। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा बताओ इसमें? ठीक है, 1 और -3। नहीं, ठीक है, इसका यूज हो रहा हाँ तो फिर उसका और लग गया। आगे चलते हैं बेटा, देखना आंसर सबके चेक कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आंसर सबको चेक कर देंगे। और मुझे बताएं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई आपको ट्रिग्नोमेट्री में से। आई एम लुकिंग फॉर एनी अदर डाउट विच एनी स्टूडेंट हैज बीन लेफ्ट। 91 है बेटा ध्रुव, ठीक है ना। दूसरे नंबर को देखना होता है, 90 के साथ जो आ रहा है उसको देखना है वो इवन या ऑड है। ठीक है, 90 के साथ जो आ रहा है उसको देखना है कि इवन ऑड है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट डिस्टेंस, ठीक है, मैं आपके चैट बॉक्स में से देख रहा हूँ। -3/5 सबका हो गया। किसी का कोई डाउट बचा है? किसी का भी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए बेटा इसमें। देखो डाउट की क्लास अलग होती है, डाउट की क्लास में केवल डाउट्स लिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज इसीलिए मैंने आपके पास लेक्चर नहीं भेजा था, तो मैं आपको लाइव क्लास में भी पढ़ाऊंगा। ज्यादा 11th वालों के साथ मैंने सोचा लाइव क्लास में थोड़ा ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, 12th वालों को तो हम लेक्चर दे रहे हैं, 10th वालों को भी लेक्चर दे रहे हैं। उसका रीजन है कुछ, क्योंकि ये मुश्किल लगेगा पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें मैथ्स बहुत है शुरू शुरू वाले पार्ट में, बट आप लेक्चर देखने के लिए भी रेडी रहो, है ना। तो और किसी को पूछना है बेटा? किसी के पास और कोई क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड? वैसे कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में कोएफिशिएंट ऑफ y इज आस्क्ड, इट कैन बी 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन विच साइड वी मूव द टर्म्स विच शुड बी रिटन। ओके, वेरी नाइस, अभी कर देते हैं। देखो
आपको क्या करना है, विच साइड वी मूव द टर्म्स, मैं बताता हूँ बेटा क्या है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक ही आएगी। आपको याद होगा 10th में भी आपको एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर दो आंसर्स नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, 1,5 एक ही आंसर आएगा बेटा। इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज है और 1,4 पॉइंट है। एक बार डिस्कस कर लें कि इसमें दो आंसर आ सकते हैं कि नहीं। अभी दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें पॉइंट कौन सा है, 1,4 और 60। क्वेश्चन नंबर 19। सो ये है बेटा, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। 1,4 में से स्ट्रेट लाइन पास होती है। लेट दिस बी ए पॉइंट, लेट दी अदर पॉइंट बी x, y। लेट वन पॉइंट, ये तो दिया हुआ है, सपोज दिस इज एनी अदर पॉइंट। ठीक है, लेट दीज बी दी पॉइंट्स लाइंग ऑन दी स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना है, क्योंकि इंक्लिनेशन दी हुई है 60 डिग्री, तो स्लोप कितना है ये। अब यहां से स्लोप कितना आएगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। ठीक है, अब √3x प्लस y प्लस √3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसमें एक तरफ 0 है और एक तरफ y है। अब आप ये पूछ रहे हो कि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको आप इसी फॉर्म में लिखोगे, एक ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको किसका स्लोप बताना है, जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन सा आंसर आएगा बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, बी की वैल्यू बतानी है, तो बी की वैल्यू 1 आएगी इसमें। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक ही फॉर्म बनती है। ठीक है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई, अगर हम इसको माइनस 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 कर दें और फिर ये 0 बन जाए दूसरी साइड, तो कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दो आप, है ना। कॉमन फैक्टर जो भी, अगर सपोज हमने ये लिखा, अब मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -√3y, सॉरी इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, -√3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो आपको इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो बेटा उसमें क्या है कि अगर ए और बी में कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर दो। तो अभी इन दोनों में ए और बी में क्या कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर अलाउड है, 1। अभी इसमें ए और बी में क्या कॉमन फैक्टर है, 1। ठीक है, तो इसमें ए और बी में -1 कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर से दोनों साइड को कैंसिल आउट कर दें, -1 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें, ठीक है, तब ये, अब इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू वो केवल 1 ही हो सकती है। क्लियर हो जाएगा सचित आपको। सो यू हैव टू, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन यू हैव टू कैंसिल आउट, एंड देन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल गिव यू ओनली 1 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, यस या नो। नहीं आया तो फिर से बताऊंगा क्या बात बताई है मैंने। आ गया समझ में आपको, ओके। क्वेश्चन सर इक्वेशन में, सर इक्वेशन में -1 नहीं आएगा नीचे, एक बार देखना। कहाँ पे बेटा, इसमें सर y नहीं, माइनस, इससे नीचे नीचे जो अभी देख लेते हैं, y सबसे माइनस 4 x माइनस 1, नीचे नीचे। मैं देख रहा हूँ, y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। तो यहाँ पे क्या बना, √3x उधर चल, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, करेक्ट, मैंने गलत बताया, √3x माइनस y, ये ना इसी को मैंने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -y और +4 है ना, तो ये बन जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो खैर चलो अच्छी बात है, आपको एक चीज और पता चल गई ऊपर वाली इक्वेशन गलत लिखने से, वो शायद यहाँ से नहीं पता चल पाती। तो अब आपके पास क्या है, √3x माइनस 1y प्लस √3 प्लस 4, ये करेक्ट इक्वेशन है इसकी, है ना, यही आप बता रहे हो, वेरी नाइस। तो अब आप इसमें ये बताओ मुझे, इस इक्वेशन में क्या a और b में कोई कॉमन फैक्टर बचा, नहीं बचा ना। लेकिन अगर मान लो ये आंसर आता 2√3 माइनस 4y प्लस √3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब हम क्या कहते हैं b की क्या वैल्यू है। तो हम पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद अब हम b की वैल्यू बता पाएंगे कि -2 है। तो 1 कॉमन फैक्टर इज अलाउड, 1 कैन, अब जैसे इनमें क्या कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1, तो अब जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आ गई -1। तो ऐसे कर देंगे, क्लियर है।
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अंश ने 14th क्वेश्चन पूछा, ये भी मैं बता देता हूँ, वैसे इजी होगा, आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग बट स्टिल आई विल टेल यू, ठीक है। डाउट्स बेटा अभी आप लोग खुद आपस में क्लियर कर लोगे अपने, ठीक है ना, अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ b कम्स आउट। इसमें क्या है, -5 और -c। चलो अब ये आपका काम है, आप ये पता करें कि ये ऐसे क्यों आया, है ना, वाई इज इट सो। देखना बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस कैपिटल C। इसमें ये इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो स्लोप की वैल्यू है इसमें वो रखनी है, और ये सबसे ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में, और कैपिटल C की वैल्यू भी रखनी है, बस इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इसमें से किसकी वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। आगे अंश समझ में आपको, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी चीज है पूछ लो। यस अंश, यस या नो, ओके ठीक है गुड। किसी को भी नहीं कुछ आया पूछ लो बेटा। मैथमेटिकल टूल्स, फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, और फंक्शंस क्या, हमने फंक्शंस बोल के आपको डरा दिया, फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस y और x के बीच में एक फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। लेकिन जब लैंग्वेज यूज होगी, आप बुक्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, IIT के क्वेश्चंस पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, वहां पे जब लिखा होगा ना पोजीशन कोऑर्डिनेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या मतलब है इसका। तो इसलिए फंक्शन का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो फिजिक्स सारा है ही फंक्शंस के बारे में, हर चैप्टर में ये आइडिया बेसिक है, अंडरलाइंग है। चलो अगर किसी का कोई और डाउट बचा है तो आप पूछेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर हम आपको, आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, एक दिन और आपको मिल गया है, लोकस समझ लो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप, इंक्लिनेशन, डेरिवेटिव, और किसी को भी नहीं आया फिर भी पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको अगर इतना कर लोगे तो